हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम। आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में थोड़ा नया थिंग्स प्रोवाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो आज हम लोग एक और ऐसे ही विषय पर एक चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हमारे समाज में। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या है वो। ठीक है, कई टर्म्स हमारे बायोलॉजी में आता है जिसके बारे में हम लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन क्लियरली जान नहीं पाते हैं कि क्या है ये थिंग्स। ठीक है, हमारे जनरल लाइफ में भी उन थिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन फिर भी हम लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार सुनते होंगे वैक्सीनेशन, ठीक है, कई बार सुनते होंगे एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट एंटीजेन। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो कि हमारे जनरल लैंग्वेज में आते तो हैं, हम लोग कई बार इनका यूज़ करते हैं अपनी बातों में, लेकिन इनके बारे में डिटेल्स नहीं जानते हैं कि ये क्या थिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इन्हीं थिंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ये क्या थिंग्स हैं और इनका वर्क क्या है। ठीक है, इनको हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आज क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित है, मतलब परेशान हैं, वो मतलब महामारी का रूप ले चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे महामारी कह दिया है, कोरोना, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आज के डेट में दुनिया में। तो उस कोरोना को हम लोगों को जानने के लिए हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में जानना होगा, हम लोगों को वैक्सीन के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि ये आखिर है क्या। इसमें जो नाम आप लोगों को मैंने बताया, दैट इज़ एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीजेन एंड ऑल्सो ये वैक्सीन, ये सारे ही नाम एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टर्म्स हैं ये चारों ही नाम। ठीक है, कई लोग इनको मिक्सअप कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या थिंग्स हैं। चलिए हम लोग इसी से अपना स्टार्टिंग करते हैं अपने वीडियो का कि ये क्या थिंग्स हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। देखिए आज इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज एंटी बॉडी। ठीक है, एक वर्ड है हमारे पास एंटीबॉडी, एक वर्ड है हमारे पास एंटीजेन, एक वर्ड है हमारे पास एंटीबायोटिक, एक वर्ड है हमारे पास वैक्सीन और एक वर्ड है हमारे पास इम्यूनिटी। ठीक है, ये सारे ही वर्ड्स हम लोगों के जनरल लाइफस्टाइल में कई बार सुनने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को जानकारी है इन पांचों वर्ड्स के बारे में? हो सकता है मे बी कि आप लोगों को जानकारी हो भी, लेकिन क्लियरली आप लोगों को शायद नहीं पता होगा इनके बारे में। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्टली मैंने लिखा एंटीबॉडी। ये सारे ही वर्ड्स एक तरह से हमारे जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 तरह के होते हैं हमारे आसपास के एरियाज में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं 5 तरह के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। एक होता है वायरस, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंगस, एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है एल्गी। ठीक है, ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोगों के अंदर डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है, तो उससे तो हमें आज मतलब नहीं है। आज के लेक्चर में तो हमें बस डिजीज़ के बारे में ही जानना है कि क्या है। तो देखिए ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा बॉडी किस तरह से जागरूक है, हमारा बॉडी किस तरह से वर्क करता है, तो उसके बारे में आज आप लोग जानिएगा। देखिए हम लोगों के अंदर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। ठीक है, हम लोगों के ऊपर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, जस्ट एज फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सभी हमारे ऊपर अटैक करते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब हमारे ऊपर अटैक करते हैं किसी डिजीज़ को लेकर के। मतलब वो कौन सा डिजीज़ फैलाएंगे हमारे अंदर? सिंपल सी बात है, वो इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाएंगे हमारे अंदर। ठीक है, इन्फेक्शन हमारे अंदर फैलाएंगे।
तो ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी एक तरह से हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि इन सभी से तो लड़ने का पावर हमारे अंदर रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है, ठीक है। हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, द लास्ट वर्ड दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए थोड़ा कम मात्रा में रहता है, एक्सेप्ट वायरस, ठीक है। वायरस के लिए हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहता है, ठीक है। वायरस के लिए, किसी भी वायरल डिजीज़ के लिए हमारा इम्यूनिटी पावर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। हमारा जो WBC होता है, हमारे ब्लड में जो WBC मौजूद होता है, उसके अंदर ऐसा पावर है कि वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आसानी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी, दैट इज़ द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। एंटीबॉडी होता क्या है? एंटीबॉडी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सिस्टम है, मतलब हमारे इम्यूनिटी पावर का एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोगों को डिजीज़, किसी भी तरह की बीमारी से बचाने का काम करता है, ठीक है। हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़। और वो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनते रहते हैं अगर हम लोग हेल्दी हैं तो। वो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनते रहते हैं फॉर विच ऑर्गेनिज्म? फॉर वायरल डिजीज़, ठीक है, वायरल डिजीज़ के लिए। तो आप लोग बता सकते हैं, कोरोना हम लोग जान रहे हैं कि बीमारी फैल रही है, वो एक्चुअली में है किस तरह की बीमारी? देख लीजिए, फंगल, वायरल, प्रोटोजोइक या बैक्टीरियल। वायरल डिजीज़ है, कोरोना वायरस है, ठीक है। तो आप लोग भी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस है, तो वो यानी कि उसके लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी बनता रहता है, ठीक है। लेकिन कई लोगों में ऐसा होता है कि एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है। जैसे कि जो पहले से ही बहुत सी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो उनमें एंटीबॉडीज़ अच्छे से नहीं डेवलप कर पाते, ठीक है। हमारे अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसका नाम है इंटरफेरन, इंटरफेरन, ठीक है। इंटरफेरन एक स्पेशल एंटीबॉडी है जो कि हमारे अंदर प्रोड्यूस होता रहता है फॉर वायरल डिजीज़, ठीक है। अब ये वायरल डिजीज़ किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल खांसी, नॉर्मल सर्दी भी हो सकता है, कोल्ड, क्योंकि कोल्ड भी एक वायरल डिजीज़ है। तो वैसे छोटे मोटे वायरल डिजीज़ेस को आसानी से वो ख़त्म कर देता है, उसके लिए हम लोग दवा नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है, वो आसानी से ख़त्म कर देता है। लेकिन सिंस कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, तो कोरोना का भी कुछ लक्षण होता है। कुछ एक बहुत नॉर्मल कोरोना है, कुछ एक माइल्ड कोरोना है, और कुछ एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोरोना डिजीज़ है। तो जो नॉर्मल कोरोना रहता है वो तो अपने आप ही आता है जाता है। कोरोना आया, इंटरफेरन ने वर्क किया, कोरोना ख़त्म हो गया कितनों के, ठीक है। कितनों के माइल्ड कोरोना होता है जिन्हें थोड़ा बहुत दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो भी कोरोना 7 से 10 दिनों में ख़त्म हो जाता है लोगों के, ठीक है, माइल्ड कोरोना। लेकिन यही अगर हाई लेवल का कोरोना हो गया तो उसके लिए ये इंटरफेरन इनफ नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेरन जिस चीज़ की इनफ नहीं है, तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा? तब हमें अब वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है वो इनफ नहीं है उस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इनफ नहीं है तो उसके लिए हमें तो उसको बूस्ट करना पड़ेगा ना, हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पावर को बढ़ाने के लिए हमें ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड टर्म की ओर, दैट इज़ वैक्सीन क्या है, ठीक है। वैक्सीन, हम लोगों ने एंटीबॉडी समझ लिया। एंटीबॉडी हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करती है, ठीक है। हमारे अंदर ऑलरेडी बनती रहती है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी किसके कारण बनती है? वो एंटीबॉडी एंटीजेंस के कारण बनती है, ठीक है। एंटीजेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एंटीजेन एक ऐसा टर्म है, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस, इसको समझ लीजिए आप लोग, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रिगर करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बना सके, ठीक है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है, उसको हम लोग पैथोजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी हम लोग कह सकते हैं। वही चीज़ें हैं
जो कि हम लोगों के इम्यूनिटी पावर को ट्रिगर करती हैं, मतलब बढ़ावा देती हैं कि जल्दी से जल्दी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो ताकि हम लोगों को तुम खत्म कर सको। ठीक है, तो इसलिए एंटीजन एक तरह से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, आप लोग जब कोरोना टेस्ट कराते होंगे या कोई भी टेस्ट कराते होंगे तो उसमें हम लोग किट पर देखते हैं लिखा हुआ एंटीजन टेस्ट किट। ठीक है, एंटीजन टेस्ट किट, वाई दिस इज रिटन, क्योंकि एंटीजन आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक तरह से एंटीजेंस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे अंदर के WBC को बूस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, जो उन्हें कैच करके और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। ठीक है, किन्हें? एंटीजेंस को कैच करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी का टॉपिक। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन देखिए, वैक्सीन भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जनरली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? पैथोजेन से बनता है, पैथोजेन से बनता है। एक्चुअली में वैक्सीन के रूप में हमारे अंदर उन पैथोजेंस के ही रिमेन्स को डाला जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उन पैथोजेंस के मीन्स उन फंगस के, उन वायरस के या प्रोटोजोआ के या उन्हीं बैक्टीरियाज के रिमेन्स को हमारे बॉडी में डाला जाता है। लेकिन इंक्लूडिंग विथ उसके साथ और क्या होता है? वो क्या पूरे के पूरे पैथोजेंस को ही डाला जाता है? नहीं, उन्हें मॉडिफाइड करके डाला जाता है। ठीक है, उन पैथोजेंस को कलेक्ट करके। ठीक है, एक्चुअली में सबसे पहला वैक्सीन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, ये एक आज का फैक्ट है। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, वो भी स्मॉल पॉक्स के बीमारी के लिए बनाया था। ठीक है, एक समय था जब स्मॉल पॉक्स 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में एक समय आया था जब स्मॉल पॉक्स काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। ठीक है, अब स्मॉल पॉक्स के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, वो महामारी का रूप ले ली थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन की खोज की। ठीक है, वो वैक्सीन उन्होंने किससे बनाया था? काउ पॉक्स के पैथोजेन से बनाया था। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन विच इज मेड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किससे बनाया था? काउ पॉक्स के कीटाणु से, मतलब काउ पॉक्स के ये क्या बोलते हैं, वायरस से बनाया था। ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट वैक्सीन था। अब वो वैक्सीन बनने के बाद धीरे धीरे और भी तो ये इन्वेंशंस होने लगे, फिर और भी बहुत सी बीमारियों के वैक्सीन बनने लगे। एक्चुअली में ये वैक्सीन होता क्या है? ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी बीमारी के लिए हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, और वो भी कब? उस बीमारी के आने से पहले बनाती है। ठीक है, हमारे अंदर वो बीमारी है नहीं अभी, बस पहले ही हमारे अंदर उसे अगर डाल दिया जाए वैक्सीन को, तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को इतना बूस्ट कर देगी कि वो बाहरी एंटीजन फिर हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा किसी तरह का। ठीक है, तो ये है वैक्सीन का फंक्शन। वैक्सीन कई तरह की निकली थी, अभी भी है अवेलेबल बाजार में, मार्केट में, सरकारी अस्पतालों में। बच्चों को छोटे से जन्म से कई सारी वैक्सीन दी जाती है, दैट इज़ पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, कई तरह की वैक्सीन आज के डेट में दी जाती है, रोटा वायरस वैक्सीन, कई तरह की वैक्सीन दी जाती हैं। ठीक है, तो वो वैक्सीन एक्चुअली में क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों में वो बीमारियां ना आ पाए। ठीक है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए कि उनके अंदर वो बीमारियां आ ही ना पाए, उन्हें वो बीमारियां छू ही ना पाए। ठीक है, तो वैक्सीन लेना काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। आज के डेट में जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, वो प्लीज़ ना डरें, वैक्सीन ले लें, ताकि आपके अंदर अगर कोरोना वायरस आएगा भी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट तरीके से आएगा, वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लिए रहेंगे तब आपका इम्यूनिटी पावर तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं कि उससे फाइट कर पाएगा आसानी से। ठीक है, तो वैक्सीन अगर नहीं रहेगा आपके अंदर तो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। आपके ऊपर अगर कोरोना नाम का पैथोजन अटैक करेगा तो आप सीरियसली भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे तो जनरल है, अगर वैक्सीन लिए तो हम लोग आसानी से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोरोना वायरस काफ़ी कमज़ोर रहेगा, काफ़ी हम लोग आसानी से रिकवर
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था वैक्सीन का टॉपिक। दूसरी बात, ये वैक्सीन बनता कैसे है? वैक्सीन बनता है वो जो पैथोजेंस हैं उनके बॉडी एक्सट्रैक्ट्स को लेकर के। ठीक है, बॉडी एक्सट्रैक्ट्स को लिया जाता है, उनके अंदर कुछ चेंजेस किया जाता है, उनका डीएनए वगैरह मॉडिफाइड किया जाता है, उनमें केमिकल्स इंक्लूड किया जाता है, तब जाके उसे हम लोगों के अंदर बाय सिरिंजिंग और बाय ओरली हमारे अंदर उन वैक्सीन को डाला जाता है। ठीक है, और कब? बीमारी आने से पहले डाला जाता है। अब यही चीज़ हम लोग एंटीबायोटिक में देखते हैं। एंटीबायोटिक वर्ड भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है, हमारे जनरल लाइफ में ये टर्म कॉमन है। एंटीबायोटिक होता क्या है? जस्ट लाइक वैक्सीन होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक ऐसा टर्म है, ऐसा सब्सटेंस है जो जस्ट लाइक वैक्सीन बनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वैक्सीन जैसे बनता है। जो भी बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स को ले करके और उन्हीं से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक बनता कैसे है वो तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, मतलब एंटीजेंस के एक्सट्रैक्ट से बनता है एंटीबायोटिक। उसी तरह से उन्हें थोड़ा कमज़ोर करके, उनके स्ट्रेन को थोड़ा चेंज करके, उनके डीएनए को चेंज करके, उनमें कुछ केमिकल्स का मिक्सअप करके, मतलब इस तरह से उन्हें बनाया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में चेंज किया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक इसकी खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में। ठीक है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था, दैट इज पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम ट्री। ठीक है, फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम लोग फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़, इन दोनों डिजीज़ के लिए करते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरल डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वायरल डिजीज़ पर हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जनरल डॉक्टर जो रहते हैं वो लोग वायरल डिजीज़ के लिए भी एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी आती है तो वो साथ ही साथ दूसरी बीमारियों को भी लेकर आती हैं। ठीक है, तो दूसरी एक हमारे अंदर वायरल डिजीज़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर हमारा सिंस की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर कर रही है वायरस, तो क्या होगा? हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के कारण हमारे अंदर दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरियल, फंगल, ये बीमारियां भी आ जाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स आने के कारण क्या होगा? ये कम से कम फंगल और बैक्टीरिया वाला डिजीज़ तो खत्म हो जाएगा ना बॉडी का, बाद बाकी रह जाएगा वायरल। तो वायरल के लिए हमारा इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बूस्ट होता रहता है, जिसके कारण आसानी से वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब एंटीबायोटिक और वैक्सीन में क्या डिफरेंस हो सकता है बताइए? सबसे मेन डिफरेंस है दोनों का कि एंटीबायोटिक किसी बीमारी के बॉडी में आने के बाद हमें लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे अंदर एक बीमारी आ गई, ठीक है, हमारे अंदर खांसी हो गई, हमें ये बुखार आ गया, ठीक है, तो इन सब के कारण हमें सिंस की बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी तरह की और भी बीमारी हो गई, आप लोग सुनते हैं मलेरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, मतलब तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके लिए बीमारी होने के बाद हम लोगों को डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और यही वैक्सीन क्या है? बीमारी होने के पहले बच्चों को जन्म से ही वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया जाता है। कई लोग अपने हिफाजत के लिए कई तरह के वैक्सीन एक्स्ट्रा में लेते हैं, निमोनिया वैक्सीन लेते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन लेते हैं, डायरिया वैक्सीन लेते हैं, मतलब कई तरह के वैक्सीन हम लोग लेते हैं। आज नॉर्मल डे में, आज के डेट में कोरोना वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। कोरोना वैक्सीन प्लीज़ जिन्हें भी, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो कोरोना वैक्सीन लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। वैक्सीन लेने से क्या होगा? हमें नुकसान तो किसी तरह का नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा कि हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे अंदर अगर कोई पैथोजन अटैक करते भी हैं तो वो आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप नहीं लेंगे बीमारी का। ठीक है, कई एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें प्रॉब्लम्स क्रिएशन हो जा रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शंस है, ये मत समझिए कि आप लोगों को भी वैसा ही होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो का लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।